आज 25 जनवरी 2022 रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर मैं आप सब साथियों को खासतौर पे आज के दिन, जिसको कि हम मताधिकार दिवस के रूप में भी याद करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1950 में आज ही के दिन नेशनल इलेक्शन कमीशन का निर्माण हुआ था। ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। इसलिए सभी देशवासियों को मताधिकार दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और क्योंकि हम जानते हैं कि 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने 23 सितंबर 1917 को जो प्रण लिया था, जो संकल्प लिया था कि मैं भारत से जातिवाद की बेड़ियों को, जातिवाद की जंजीरों को काट के रख दूंगा। अगर मैं अपने समाज को इन दकियानुसी जातिवादी व्यवस्था से मुक्त नहीं कर पाया तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। ये जो उनका संकल्प था, ऐतिहासिक संकल्प था, उस संकल्प को 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अंबेडकर ने पूरा किया। तो ये एक ऐतिहासिक दिन भी था सामाजिक क्रांति के संदर्भ में भी, और भारतीय संविधान के लागू होने का अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। उसके संदर्भ में हम कुछ 8-10 मिनट में बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान वास्तव में भारत में किस प्रकार सामाजिक क्रांति का वाहक बनता है, किस प्रकार भारत में सामाजिक क्रांति के एक जीवंत दस्तावेज के रूप में भारतीय संविधान सामने आता है। जब हम भारत के सामाजिक, भारत के आर्थिक, भारत के सांस्कृतिक इतिहास की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे गैर बराबरी, अन्याय, अपमान, अत्याचार, भेदभाव की एक भयंकर अंधी गुफा रही है, चाहे वो गांवों में रहे, चाहे वो कस्बों में रहे, चाहे शहरों में रहे हैं, एक भयंकर किस्म का भेदभाव यहाँ पे रहा है। तो उस तरह के परिवेश में अगर आप एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, एक वैकल्पिक विकासवादी प्रगतिशील समाज व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध पहले आपके आपके दिलो दिमाग में लड़े जाते हैं, आपके विचारों में लड़े जाते हैं, उसके बाद ही वो मैदान पे आने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपने एक अच्छी खूबसूरत संकल्पना को बना लिया है तो उसको लागू भी किया जा सकता है। पिछले 72 साल का जो भारत का इतिहास है वो वास्तव में इन अर्थों में बहुत ही खूबसूरत है, इन अर्थों में ऐतिहासिक है, अद्भुत इसको कहेंगे कि वो लोग जो लगभग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हाशिए पे थे, किसी प्रकार की उनकी कोई हैसियत नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो तुरंत अभी होने वाला है, 25 करोड़ वहां की पॉपुलेशन, वहां के चुनावों में वो ना सिर्फ कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि भावी शासक के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में भारतीय संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती कही जाएगी, बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व इसका कहा जाएगा। कुछ चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान वास्तव में किस प्रकार से सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का दस्तावेज है, किस प्रकार से राष्ट्र निर्माण का एक प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि चाहे वो भारतीय विद्वान रहे हों, चाहे वो विदेशी विद्वान रहे हों, चाहे आम व्यक्ति का आकलन रहा हो, चाहे आम व्यक्ति का जीवन रहा हो, चाहे राजा महाराजाओं का जीवन रहा हो, सब लोगों को समान धरातल पर उतरकर अपनी बात कहने की जरूरत पड़ी है। आप कितने भी बड़े व्यापारी हो, कितने भी बड़े औद्योगिक घराने से संबंध रखते हो, लेकिन अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको आम वोटर के घर जाके उसके सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये अपने आप में एक विलक्षण चीज है जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा बल्कि बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक चीज रही है। इसको हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने क्या 4-5 पॉइंट्स में डिस्कस करने का प्रयास करता हूं कि भारतीय संविधान ने वास्तव में जो भारत की विभिन्नता है और विभिन्नता के साथ साथ जो विभेद है,
उस विभिन्नता और विभेद को एक साथ सामंजस्य बना के एक राष्ट्र की परिकल्पना की है। अलग जाति के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं, अलग भाषा के लोग हैं, अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग-अलग इतिहास भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपस में संघर्ष भी रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद सब लोगों को, जिसको कि हम कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना को सामने लाया जाता है। खूनी क्रांति की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्यों आप अनपढ़ हैं, आप गरीब हैं, आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, लेकिन आपके पास नंबर है। लोकतंत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप नंबर के सहारे, अपनी संख्या के सहारे आप भारत के निर्माण में, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक निर्माण में, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप खुद उस निर्माण की प्रक्रिया के निर्णायक व्यक्ति हो सकते हैं, आप खुद उसके लीडर हो सकते हैं। ये परिकल्पना बड़ी खूबसूरत है। सो जातियां, धर्म, क्षेत्र, भाषा, उन सब विभेदों से आगे निकल के भारतीय संविधान हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार देता है। हर व्यक्ति अपने आप में यहाँ पे बराबर का स्टेक होल्डर, वो खरबपति हो, वो चाहे एकदम गरीब व्यक्ति हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सो डॉक्टर अंबेडकर जिस बात को कहते हैं 25 नवंबर को, कि अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति के पास अवसर है। अब आपको किसी दूसरे को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको अंग्रेजों को ब्लेम करने की जरूरत है, और ना ही आके सामाजिक जातीय स्तर पर जिन लोगों को पीड़ित किया गया, जिन लोगों को शिकार बनाया गया जाति के द्वारा, ना उनको ये कहने का ये बहाना चाहिए। उनको बहाना नहीं बनाना है कि भाई दूसरे लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक सुविधा है, आपके पास एक संसाधन है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। आप जिसके सहारे चाहे तो अपनी पसंद के वर्ल्ड व्यू को, अपनी पसंद की विचारधारा को, अपने जो आपका दर्शन है उसको लागू कर सकते हैं। जाति विहीन समतामूलक समाज की स्थापना आप कर सकते हैं। आपको अब कोई रोकता नहीं है। सो यू रियली नीड नॉट टू एंटर इनटू अनार्की, ग्रामर ऑफ अनार्की, जो डॉक्टर अंबेडकर इस बात को कहते हैं। सो इस तरीके से संविधान के लागू होने के बाद से अब किसी के पास बहाना नहीं है। अगर वो ये कहता है कि नहीं, कि उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं, वो ये कहता है कि नहीं उसके पास जो है इस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये एक बुरा बहाना है। ये एक बुरा बहाना है, क्योंकि 1950 से पहले की जो सिचुएशंस थी और आज जो सिचुएशंस है, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। सो सोशल डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स, एक सोशियो इकोनॉमिक रिसोर्सेस इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए, ना पहले हो पाए, और अब तो बहुत ज्यादा असुविधा इसके अंदर हो रही है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास अब मान सम्मान, लोगों के पास अब अपनी बात को कहने के तरीके, और लोगों के पास अब संसाधन है। हमेशा संसाधन वाला ही व्यक्ति नहीं जीतता है, नहीं आगे बढ़ता है। आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने संकल्प से भी चीजों को बदल सकते हैं। ये भारतीय संविधान के द्वारा भारत के करोड़ों लोगों ने करके दिखाया है। बहुत खूबसूरत उदाहरण आपके सामने भारत भर में मिल जाएंगे, चाहे वो जाति के हों, चाहे महिलाओं को लेके हों, चाहे वो और किसी प्रताड़ित वर्ग को लेके हों। एक अच्छी व्यवस्था आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आप अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही देखें, तो कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, चाहे हम भारत के लोग जैसे ही आप कहते हैं, तो इसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के व्यक्ति आ जाते हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति की, किसी एक समूह के, किसी एक जाति, किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या क्षेत्र के लोगों की बात नहीं है, बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, 140 करोड़ लोग, हम भारत के लोग। ये अपने आप में एक विलक्षण कंसेप्ट है, ये एक विलक्षण अवधारणा है। जब आप में सबको बराबरी के स्तर पे, पहला ही सब संविधान का यहां से शुरू होता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड इट टेल्स इट ऑल कि क्या इसके अंदर होने वाला। फिर जो आप अपने लिए मापदंड स्थापित करते हैं, जो भारतीय राष्ट्र के लिए आप उद्देश्य स्थापित करते हैं, सब प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समाजवाद और सेकुलरिज्म। सो लोकतांत्रिक, प्रभुता संपन्न गणराज्य की आप परिकल्पना कर रहे हैं, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर किया जाएगा, जिसमें इक्वलिटी इंश्योर की जाएगी, जिसमें डिग्निटी इंश्योर की जाएगी, जिसके अंदर सभी व्यक्ति अपने
फ्रीडम ऑफ स्पीच का, अपने फेथ का, अपने बिलीफ का अच्छे से रक्षा कर पाएंगे। ये एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हो सकती है, पहल हो सकती है। भारतीय संविधान इसको दिखाने का कोशिश करता है। इसमें जब हम इसके पार्ट थर्ड को देखते हैं, कितना खूबसूरत है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। फंडामेंटल राइट्स में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 के अंदर, या फिर आपको अपनी पसंद का व्यवसाय करने का अधिकार है, या फिर आर्टिकल 14, 15, 16 के अंदर, 17 के अंदर अनटचेबिलिटी है, उससे पहले राइट टू इक्वलिटी है। वहां पे सभी व्यक्तियों को बराबरी का अधिकार दिया गया है। ना कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ भेदभाव करेगा, ना राज्य भेदभाव करेगा, और हर व्यक्ति को हर जगह पे एक अच्छा नागरिक बनने का अवसर मिलेगा। सब व्यक्ति समानता के साथ, सब व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ, सब व्यक्ति अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। जैसे एक खूबसूरती होती है लोकतंत्र की, एक खूबसूरती होती है कि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उसके अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पे हो, चाहे वो नस्ल के आधार पे हो, अगर कोई भी लोकतंत्र या बहुसंख्यक समाज अपने अल्पसंख्यकों का अच्छे से ध्यान रखता है, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखता है, उनको मान सम्मान देता है, तो उस लोकतंत्र को हम स्वस्थ लोकतंत्र कह सकते हैं। ये आर्टिकल 25, 26, 29, 30 में पूरी तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि आप कुछ भी, जो भी आपकी चाहे भाषा है, चाहे धर्म है, चाहे कल्चर है, उसको मेंटेन कर सकते हैं, आप प्रोपगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। ये आपके पास आपके धर्म का मामला है। अपने आप में संविधान एक बहुत बड़ा वायदा करता है भारतीय लोगों के साथ, भारतीय समाज के साथ, भारतीय नागरिकों के साथ एक बहुत बड़ा वायदा करता है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन को जीने का अधिकार है। ये चीजें आगे बढ़ती है। उससे भी खूबसूरत चीज आप देखिए कि जब भारतीय संविधान में डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को लाया जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्य को नीति बनाते हुए किस तरीके से कार्य करना चाहिए, किस तरीके से यहाँ की गरीबी को, किस तरह के यहाँ की असमानता को, किस तरह के यहाँ के भेदभाव को, किस तरह के यहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या का समाधान करना चाहिए। वो शिक्षा को लेके हो, चाहे शोषण के खिलाफ हो, बच्चों और महिलाओं के पक्ष में हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी के पक्ष में हो, या फिर इनकम और स्टेटस की, अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज की असमानता को दूर करने की बात। शायद ही इतनी खूबसूरती से इतने अच्छे सिद्धांतों को किसी एक जगह पे लाके इस तरीके से रखा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को भी एंश्योर करने का प्रयास करता है। ये एक बड़ी चीज है। ये भारतीय संविधान किस प्रकार से विभिन्न समूहों को साथ लाके उनके हितों को रिकंसाइल करने का प्रयास करता है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के द्वारा अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। और एक और जो बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भारतीय संविधान जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, जो हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड थे, जिनको ऑप्रेस करके रखा गया था सामाजिक व्यवस्था के तहत, उन लोगों को भी अपने जीवन को सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार देता है, आगे बढ़ने का अधिकार देता है, उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। चाहे वो आर्टिकल 330 की बात हो, 335 की बात हो, चाहे वो आपका आर्टिकल 15 हो, 1516 हो, 15.4 और 1516.4, ये सभी, या आर्टिकल 46 हो, ये सारे प्रोविजंस जो जाति के आधार पे शिकार लोग थे, और जाति के आधार पे शिकार लोगों की संख्या 3/4 भारत के अंदर है, कम से कम 3/4 भारत के अंदर है, इसलिए उनके भी अधिकारों को सुरक्षित रखता, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा। आप गरीब हैं, अनपढ़ है, सबको राइट टू वोट के अधिकार की सुरक्षा करता है। इस तरीके से भारतीय संविधान लगभग हर व्यक्ति को, भारतीय संविधान लगभग हर उस नागरिक को, जो या सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। इसमें समय समय पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रही हैं, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, और इस तरीके से वो प्रॉब्लम्स जब तक कि आपके पास
पर्याप्त बल ना हो, उनको लागू करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पिछले 70 साल के इतिहास में आप कह सकते हैं कि देश के बहुत बड़े हिस्से ने अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना सीख लिया है। चाहे वो राइट टू वोट के संदर्भ में हो, चाहे वो राइट टू वर्क के संदर्भ में हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन के संदर्भ में हो, लोगों ने अपनी बात को कहने का, अपने अधिकारों को लागू करवाने का एक बुनियादी प्रशिक्षण भारतीय संविधान के तहत ले लिया है। इसलिए भारत अब प्रबुद्ध भारत बनने की तरफ आगे बढ़ा है। क्योंकि जो जो बीमारी थी वो हजारों साल पुरानी बीमारी थी, इसलिए उसको एक स्ट्रोक के सहारे आप दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जो भारत में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, महिलाएं हैं या अन्य पीड़ित वर्ग हैं, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र का को सामाजिक वैधता प्रदान कर रहे हैं, भारतीय संस्थानों का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय व्यवस्थाओं का मानवीयकरण वो अपने चीजों से कर रहे हैं, तो भारत वो दिन दूर नहीं है जब भारत में प्रबुद्ध लोकतंत्र की स्थापना होगी। वही असली रिपब्लिक होगा, जहां पे लोग अपनी बात को अपने तरीके से कहने का, करने का अवसर उनको मिलेगा। ये उत्तरोत्तर मैं समझता हूं कि बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक रूप से भी लोग काफी सचेत हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी चीजें अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई हैं, लेकिन अब ये समय मैं समझता हूं कि अभी तक तैयारी चल रही थी, अभी टेक ऑफ का समय है। और इंडियन मासेस, खासतौर पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, खासतौर पे वो लोग जिन्हें जाति के आधार पे वंचित करके रखा गया था, उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी को, सभी देश के सभी लोगों के, देश के सभी नागरिकों के मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए भारत को एक प्रबुद्ध भारत के रूप में प्रतिस्थापित करें, जहां पे अन्याय ना हो, जहां पे अपमान ना हो, जहां पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और सब लोग एक सम्मानजनक जीवन जी सकें, एक समतामूलक समाज जी सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार फिर आप सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं अपनी तरफ से प्रेषित करता हूं। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।